नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान सभी साथियों को। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MD क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के पद को लेकर। जी हां, कौन होने जा रहा है हमारे देश का अगला राष्ट्रपति। हम उन संभावित नामों पर चर्चा करेंगे कि कौन हमारे देश का अगला राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यह चर्चा तेज क्यों हो चली है। तो यह चर्चा इसलिए तेज हो चली है दोस्तों, क्योंकि आने वाले 25 जुलाई को हमारे देश के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अर्थात आने वाले 5 महीनों में राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में राष्ट्रपति अगला कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा तेज हो चली है। आपको बता दें कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में। इन चुनावों के बाद इस नाम को लेकर, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस नाम को लेकर चर्चाएं और तेज होने के आसार हैं। तो ऐसे में हमें राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी लोग विभिन्न एग्जाम्स में आगे बैठने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों की, इसके महत्व की, और फिर हम आपको बताएंगे अंत में कि कौन हो सकता है हमारे देश का अगला राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो पद है यह हमारे संविधान के आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है ना। और आर्टिकल 53 को आप देखेंगे तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हमारे देश की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, अर्थात एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और आर्टिकल 74 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पाएंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होती है, राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। जी हां दोस्तों, और मंत्री परिषद के सुझाव या निर्णय को या सलाह को केवल एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो आर्टिकल 74 के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति इसका नाम मात्र का औपचारिक प्रमुख होता है। लेकिन राष्ट्रपति पद जो है हमारे देश में बहुत सम्मानित पद है। इन्हें हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ ये भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी माने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं, जबकि नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो ब्रिटिन के सम्राट के समतुल्य मानी जाती है दोस्तों। अब आइए जरा बात कर लेते हैं कि कौन हमारे देश में राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में क्लियरली यह मेंशन किया गया है कि कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। इसके अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक देने पड़ते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है, उन्हीं में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि सर निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो मैं सीधे शब्दों में बता दूं कि वे लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, उन्हें प्रस्तावक और अनुमोदक, मतलब उनको निर्वाचक मंडल माना जाता है और उन्हीं में से प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। और सेम प्रस्तावक और सेम अनुमोदक नहीं,
50 प्रस्तावक अलग, 50 अनुमोदक अलग होने चाहिए, जो कि आर्टिकल 54 में मेंशन भी है कि कौन निर्वाचक मंडल में शामिल होगा। बहुत सीधे शब्दों में है कि लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आर्टिकल 55 में दे रखी है, जिसके अनुसार प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जबकि इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है और आर्टिकल 56 के अनुसार प्रेसिडेंट का जो है ना कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, जो पदावधि होती है, वो पद या शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होती है। लेकिन यहां पर ध्यान रखें दोस्तों कि प्रेसिडेंट अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है, और यह त्याग पत्र वह किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और याद रहे कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह इस बात की जानकारी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दे। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसे उसके पद से हटाना हो तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसका प्रोसेस आर्टिकल 61 में दे रखा है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। हालांकि आज तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि आर्टिकल 62 में इस बात को मेंशन किया गया है कि यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए किसी कारणवश तो 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में चुनाव हो जाना चाहिए। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो अगर नहीं होता है तो उसकी जगह पर यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य कर रहा है, आपको पता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक, है ना, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो सकता है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे दोस्तों। ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 62 के अनुसार अधिकतम 6 महीने का हो सकता है। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसा पद है जो भारत में कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो और एक बात यह भी बता दें कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है इसकी संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समतुल्य है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमारे देश के जो वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब हैं, इनका कार्यकाल जब 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है तो जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है 5 महीनों बाद, कौन हो सकता है हमारे देश का अगला राष्ट्रपति? तो पहला नाम जिसको लेकर चर्चा तेज है वो है मोहम्मद आरिफ खान। जी हां, आरिफ मोहम्मद खान जो है, इनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, जो कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं, गवर्नर भी हैं दोस्तों। ये वही आरिफ मोहम्मद खान है जो राजीव गांधी की सरकार में, जिन्होंने राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो केस में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। उसके बाद से ही ये आरएसएस और बीजेपी के करीब आए थे और अब वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। तो इनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है वर्तमान में कि यही हो सकते हैं हमारे देश के अगले राष्ट्रपति। इन्हें राष्ट्रपति बनाकर कहीं ना कहीं, है ना, जो भारतीय जनता पार्टी है, यहां मैं कहूंगा कि देखिए किसी प्रकार की राजनीतिक बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो तथ्य है मैं केवल उन्हीं को रख रहा हूं, तो आप उसको लेकर, है ना, परेशान मत होइएगा और ये मत कहिएगा कि सब राजनीतिक बात कह रहे हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी इनको राष्ट्रपति बनाकर कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है कि वो, है ना, किसी भी प्रकार से माइनॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं है, विश्व स्तर पर भी एक संदेश देना
चाहेगी। अगला नाम जो है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी, है ना दोस्तों। और इन्हें नरेंद्र मोदी जी का बहुत करीबी माना जाता है, तो इन्हें भी अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि इनकी उम्र बहुत हो चली है, 80 के ऊपर है लगभग, तो ऐसे में थोड़ा सा लगता है कि नहीं इन्हें तो मुश्किल है कि बनाया जाए। अगला नाम जो तेज है इसके लिए वो है हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी। तो इनके नाम को लेकर भी चर्चा है, लेकिन चूंकि लंबे समय से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाए जाने की परंपरा नहीं रही है, खत्म हो चली है, तो हो सकता है कि इनका भी नाम आगे ना बढ़ाया जाए। ये दक्षिण भारत से आते हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। अगला नाम जो है इस कड़ी में वो है थावर चंद गहलोत, जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। जी हां दोस्तों, ये वो 4 संभावित नाम हैं जो हमारे देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, है ना दोस्तों। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार की जबरदस्त जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी जानकारियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।